Hello dear friends, you're most welcome at Study IS with PN शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ईद मुबारक। आज हम डिस्कशन करेंगे 25 मई 2020 द हिंदू। तो डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन, आप में से जो भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो स्टडी IS कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आप प्लस प्लेटफॉर्म पर बेनिफिट ले सकते हो। डियर फ्रेंड्स, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनसे जुड़कर आप आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल भी कर सकते हो। आप सभी के लिए अनअकैडमी पर जो बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 25 मई से यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21 के लिए, तो ये 3 मेगा बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक बाइलिंगुअल होगा, एक टोटली हिंदी मीडियम के लिए है एंड एक इंग्लिश मीडियम बैच। तो ये सभी 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनमें प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अमन सर का कंप्लीट कोर्स है डेली करंट अफेयर्स का, एंड यहाँ पर अगर 12th मंथ के लिए हम लेते हैं तो 58% ऑफ के साथ हमें पड़ता है लगभग 40,000 का। आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो 10% स्टडी IS कोड यूज कर, तो आपको पड़ेगा 36,000। अगर 24 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल पड़ेगा 48,000 आफ्टर 75% ऑफ, एंड आफ्टर using the study IS code you will get 10% extra discount, तो आपको पड़ेगा टोटल 43,200। तो आप सभी इनका बेनिफिट ले सकते हो डियर फ्रेंड्स। तो कल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी ने कर दिया होगा, चाइना। आज हम स्टार्ट करते हैं 25 मई 2020। यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट पेज पर कुछ नहीं है न्यूज़ ऐसी। यहाँ पर जस्ट ये कि फ्लाइट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फ्लाइट्स को चालू किया जाए या नहीं, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना क्वारंटाइन का जो लॉ है वो बना रखा है कि जो भी आएंगे उन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो एक तरह से राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन उसकी कमी है। यहाँ पर फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, इसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एंड साथ ही में इन दोनों फार्म रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इन दोनों का हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये पाकिस्तान का जो प्लेन क्रैश हुआ उससे संबंधित है, हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर द नीड फॉर ए मिलियन वर्क साइट नाउ, यहाँ पर महानरेगा के बारे में बात किया गया है। तो जस्ट आपको 2-4 पॉइंट याद रखना है क्या, कि महानरेगा में हमको पता है कि 100 डेज का क्या देते हैं, यहाँ पर 100 डेज का गारंटी युक्त वहाँ पर श्रम देते हैं, मीन्स लेबर का वर्क देते हैं, मजदूर वेजेज। यहाँ पर हाल ही में हमने आत्मनिर्भर भारत में भी देखा था कि गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से पैसों का इंतजाम किया है। पैसों के लिए इनमें यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि इतना पैसा और जाएगा। यहाँ पर इनका कहना है कि द नीड फॉर ए मिलियन वर्क साइट नाउ, जितने भी लोग थे या प्रवासी जो मजदूर थे जो दूसरे राज्य में जाकर काम करते थे, वो सभी कहाँ पहुंच गए, वापस अपने विलेज, अपने राज्यों में। तो हमें क्या है, महानरेगा के तहत अब उन सभी को जॉब देने की आवश्यकता है। साथ ही में जो हमारा 10 डेज का जो लिमिटेशन था इसको बढ़ाओ, इसका जो लिमिट था इसको हटाओ, कि कितने अब दिन हो सकते हैं उनको काम के लिए, कितना दिन चाहिए वो होना चाहिए। साथ ही में इनके लिए जो काम के आवर्स हैं, इनके वेजेज हैं, उनको बढ़ाया जाए, और महानरेगा के लिए जितने कार्य हो सके, जितनी पहले लिमिट्स लगी हुई थी कि ये कार्य हो सकता है महानरेगा के तहत, ये कार्य नहीं हो सकते, तो वो जो लिमिट्स हैं उसको उठाकर जगह जगह महानरेगा के काम को स्टार्ट किया जाए। जब महानरेगा के लिए काम स्टार्ट होगा, साथ ही में इन्होंने क्या बोला कि महानरेगा में स्विच टू कैश पेमेंट, यहाँ पर स्विच टू कैश पेमेंट, कई बार क्या होता है कि महानरेगा में जनरली कैश पेमेंट किया जाता है, उससे भी प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार जो कैश पेमेंट जैसे कोई भी ठेकेदार है उसके पास पैसा आता है पहले गवर्नमेंट से, वहां से वो पैसा देता है किसी भी महानरेगा वर्कर को। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर 150 रुपये उसका वेजेज है तो उसमें से वो 10, 15 या 20
या 50 रुपये भी कई बार काट लिए जाते हैं, और इसको केवल 100 रुपीज़ दे रहा है। तो इसके बीच में क्या होता है, करप्शन। इसके बजाय क्या हो गया, डायरेक्टली कैश ट्रांसफर होना चाहिए, और ये महानरेगा में किया भी गया है कि आजकल क्या होता है कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आता है। इससे क्या होगी, बीच में जो मिडिल मैन है, जो पैसा को काट लेते हैं या खा जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, समाप्त। तो ये इनका कहना था। साथ ही में इन्होंने कहा कि जो डिमांड कम हो रही है वो भी इससे ठीक होगी, क्योंकि जो जितने भी विलेज के लोग हैं या मजदूर हैं, उन सभी की मजदूरी छिन गई है, वो लोग अभी काम नहीं कर रहे, तो उनके हाथ में क्या है, मनी वो नहीं है। जब उनके हाथ में मनी नहीं होगा तो वो क्या डिमांड करेंगे मार्केट में, और जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी, जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो जीडीपी है उसमें प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, इन सभी का प्रोडक्शन एंड डिमांड नहीं होने के कारण उनका प्रोडक्शन एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कम होगी। उसके साथ ही जब ऐसा होगा तो जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो रोजगार भी छीन सकते हैं। तो जो भी टोटल है वो है डिमांड के ऊपर पूरा जीडीपी डिपेंड करती है। अगर हमारे जीडीपी में डिमांड है तो फिर जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड के साथ ही क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमको मजदूर भी चाहिएंगे, मजदूरों के हाथ में पैसा जाएगा, और जो पैसा आएगा वो क्या होगा, बचत के रूप में यूटिलाइज कर सकता है, सेविंग्स के रूप में, या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में भी वो उपयोग कर सकते हैं, या फिर उसको कंजप्शन में यूज कर सकते हैं। तो इन सभी रूप में हमारा जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पर नेक्स्ट है, फेलिंग टू परफॉर्म हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर कई बार हमने डिस्कशन किया है, और एक एडीएम जबलपुर वाला केस भी हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा था वो कम रहा अपने निर्णय सुनाने में। सेम दायरा ही अभी क्या हुआ है कि जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर थे, एक राज्य में से दूसरे राज्य से जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे थे अपने राज्यों में छोड़ कर, उन सभी का उनको टाइम पर फूड नहीं मिल रहा था, फूड, उनके रहने की जगह नहीं थी, शेल्टर नहीं था, साथ ही में उनके जाने के लिए जो आवागमन का साधन था वो नहीं था। 1,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग। तो इस कारण उनका जो राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी सभी लोगों के साथ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर जो 23 एंड 24, उन सभी के द्वारा भी जो राइट्स मिले उनको एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध, उन सभी का कहीं ना कहीं वायोलेशन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में गवर्नमेंट को दिशा निर्देश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किए, ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। केवल और केवल जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी न्यूज आ रहे हैं वो फेक न्यूज हैं, मीन्स जो मीडिया कर्मी हैं वो सही न्यूज प्रकाशित नहीं करे कि माइग्रेंट वर्कर के साथ क्या हो रहा है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो एक डिसीजन था उसका आधार मान लिया, जो कि गलत था। कई सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो कुछ हाई कोर्ट्स थे उनका यहाँ पर रोल अच्छा रहा, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने गाइडलाइंस जारी की राज्यों के लिए कि आप ये पर्टिकुलर काम करोगे माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए, तो ये इनका जो करना था वो अच्छा था। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जो यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है, जैसे एडीएम जबलपुर का केस हमने देखा था कि इमरजेंसी के केसेस में जब लोगों को अननेसेसरी गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उनका कहना था कि मीसा एक्ट के तहत जो गिरफ्तारियां हैं वो लॉ के अंतर्गत है, और विधि का लॉ ये कहता है कि जो लॉ के अनुसार काम हो रहा है तो ठीक है, चाहे फिर वो कैसे ही हो। तो वो जो उनका डिसीजन था वो क्या था, एकदम गलत। बाद में अपने डिसीजन पर कई बार कमेंट्स भी किए सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जब डिसीजन था वो गलत था, और मोरारजी देसाई द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था उसके लिए। तो यहां पर भी सेम वही केस है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था वो नहीं किया। यहां पर सोमालिया, नो आंसर्स येट फॉर सोमालिया। तो सोमालिया, 2 big questions before the country could be deferred indefinitely due to the pandemic। तो यहां पर आगे हम देखेंगे कि यहां क्या कॉन्फ्लिक्ट आया है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। यहां पर थोड़ा सा देख लेना, यहां पर क्या है कि सोमालिया एंड केन्या दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है
इंडियन ओशियन में मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर दोनों के बीच में क्या है, प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि किसकी बाउंड्री कहां तक होगी। एक दूसरे आपस में इंडियन ओशियन में खुद की बाउंड्री के बीच में जो 200 नॉटिकल माइल्स जो मिला हुआ है, उसके एक्स्ट्रा जो बाउंड्री यहां पर ऑयल एंड गैसेज लाइक जस्ट साउथ चाइना सी में चाइना क्यों अपना क्लेम बताता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहां पर खूब सारी जो प्राकृतिक गैस है, ऑयल है, वो है, तो उसका भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। उसी तरह इन दोनों देशों में भी इंडियन ओशियन में मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये चाहते हैं कि जो ऑयल एंड गैस है उनका इनको दोनों को ही लाभ मिले, इसीलिए इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब हम देखते हैं जो मेन हमारे लिए है, आज हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा पूरा लेक्चर का, वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म से संबंधित। एग्रीकल्चर हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है यूपीएससी के लिए, तो उसी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, द हिंदू के पेज नंबर 6 पर यह कहा गया कि पीएम किसान एमएसपी, तो यहां देखेंगे A2FL क्या होता है एंड C2 कॉस्ट होता है, क्या होता है। यहां पर आर्टिकल में कहा गया था कि कई राज्यों में और ये किसानों को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा कि एमएसपी में जो गणना की जाती है वो गलत है। कई राज्यों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गणना करती है एमएसपी को लेकर उसका मेथड सही नहीं है। तो क्या मेथड होना चाहिए ये हम देखेंगे, क्या मेथड होना चाहिए। पीएम किसान इसमें 6,000 रुपीज दिया जा रहा है, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि राजीव गांधी एक कृषक सहायता एक स्कीम है जिसके द्वारा वहां पर छत्तीसगढ़ में अब 10,000 से लेकर 13,000 तो रुपए मिलेंगे एक एकड़ के लिए किसानों को। तो ये जो राजीव गांधी कृषक न्याय योजना है उसके तहत पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। तो इसका क्या इंप्लीकेशंस है, हमारे पीएम किसान योजना में तो कम दिया जा रहा है 6,000 रुपए। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है अब स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए और अदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए भी, उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि जैसे छत्तीसगढ़ ने रिफॉर्म किए हैं वैसे खुद उनको भी करना पड़े। जो चैलेंजेस क्या है एग्रीकल्चर में जो आर्टिकल में लिखे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर ड्राउट हो रहा है, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर साइक्लोन आ रहा है। इन सभी की चपेट में कौन आ रहा है, किसान के एग्रीकल्चर जो है इन सभी के कारण प्रॉब्लम में हमेशा आती है। कॉन्फ्लिक्ट विथ वाइल्ड लाइफ, आपने देखा होगा जितना भी वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहां पर वाइल्ड लाइफ स्पेशली उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, असम, इन जगह क्या होता है कि एलिफेंट जो रहते हैं वो पूरा एग्रीकल्चर को खराब कर देते हैं आकर खेतों में, और इसी के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट है फार्मर के साथ इन वाइल्ड लाइफ का वो होता रहता है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या किया गया कि कई तरह के जो एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि उनको एक सेफ मार्ग मिल सके आवागमन का। क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कि हमने ड्राउट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स है वो बना रहे हैं हम जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा। मार्केट लिंकेज में यहां पर मिडिलमैन, जनरली क्या होता है कि यहां पर अगर किसान गांव में है और यहां पर इसका खेत है और यहां पर उसका प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से जब ये मंडी में जाता है, यहां पर से जब ये मंडियों में जाता है तो मंडी में जाने के बीच में यहां से मंडी से बीच में अगर किसी पर्सन को बेच रहा है तो यहां पर कई तरह के मिडिल मैन इसके बीच में आ जाते हैं और वो अननेसेसरी फीस वसूल करते हैं। जो फायदा होता है, जो फाइनल पर्सन को इसको बेचना रहता है, उसके बीच में जो मिडिल मैन रहते हैं ये पूरा फायदा उठा लेते हैं। तो इन जो मिडिल मैन है इन सभी को हटाना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे फार्मर तक उतना ही कम पैसा उसके हाथ में पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी, जो किसान है वो अनएजुकेटेड है, जनरली मींस इलिटरेट है, तो उसके कारण कई बार जो टेक्नोलॉजी आती है, चाहे व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी हो, चाहे डीडी किसान की टेक्नोलॉजी हो, या फिर जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी हो उनसे संबंधित, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उन सभी से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करने में हमारा एग्रीकल्चर का जो फार्मर है वो थोड़ा सा परेशानी में रहता है। इरिगेशन का अगर हम बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर के केवल और केवल 60% इरिगेटेड में आता है, 60% हमारा नॉन इरिगेटेड में आता है, 40% हमारा केवल और केवल इरिगेटेड में। हमारा 60% जो एग्रीकल्चर है वो रेन फीड है, मींस बारिश पर निर्भर है। तो सोचिए कि अगर हम इस 60% को और अगर 40%
जो पार्ट था इसमें और इंक्लूड करते रहें, इसको 60 को यहाँ 50 करें, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर इसको 40 करें तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो रेनफीड एरिया है उसको हमको इरिगेटेड एरिया में बदलना है। अभी हमारा इरिगेटेड एरिया केवल 40% है, रिमेनिंग जो 60% है वो हमारा बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश ठीक हो जाती है, रेनफॉल अगर ठीक हो जाता है, तब तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होता है, किसान को भी इससे लाभ होता है। लेकिन अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर रेन अच्छी नहीं होती है, ड्राउट पड़ जाता है, तो हमारा पूरा एग्रीकल्चर क्या होता है, उससे प्रभावित। अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा। यहां पर क्या होता है, अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न अपनाया जा रहा है। पहले क्या था, नहरें थी, काफी अच्छा पानी था, बट अब पंजाब एंड हरियाणा में पानी की कमी हो गई, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। इसके बावजूद वहां पर राइस की क्रॉप एंड शुगर केन की क्रॉप ली जाती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली राइस, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। उसी तरह यहां पर शुगर केन की बात करें हम, तो मराठावाड़ा जो रीजन है वहां पर भी शुगर केन क्रॉप ली जाती है, जबकि जो विदर्भ रीजन है, मराठावाड़ा रीजन है, यहां पर पानी की आजकल वहां पर भी शॉर्टेज आ रही है। तो ये जो अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न है, चाहे राइस हो चाहे शुगर केन हो, ये उस जगह किया जाना चाहिए जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो, स्पेशली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो एरिया समुद्र के किनारे हो, कोस्टल एरिया में हो, वहां पर जो रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर ये सभी किए जाने चाहिए। अब रिफॉर्म्स क्या किए गवर्नमेंट ने, यहां पर कहा गया आर्टिकल में कि एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी एक्ट, जिसमें 2003, 2007, 2013, 2017 इतनी बार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक किसानों को इसका भरपूर फायदा नहीं मिला। अगर यही बात करें तो आर्टिकल में लिखा हुआ कि एपीएमसी एक्ट केरला में नहीं है, जबकि बिहार में इसे 2006 में इसको हटा दिया गया। अब हम ये देखेंगे कि बिहार में जो एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग एक्ट को जो उठाया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी है। सेकंड, इन्होंने जो चेंज किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ये सभी को एक एक को देखेंगे क्या चेंज किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी एक लॉ लाया गया है। अब हम देखते हैं एपीएमसी में क्या रिफॉर्म्स किया गया है, कि एपीएमसी में रिफॉर्म्स किया गया महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में डीरेगुलेट मीन्स विनियमित किया गया है। मीन्स जो पहले नियम कायदे चलते थे उनको हटा दिया गया है और डीरेगुलेट किया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेड, जो फल एंड सब्जियों का जो व्यापार है उसको अब गवर्नमेंट जो पहले एपीएमसी एक्ट के तहत नियंत्रित करती थी उसको हटा दिया गया है, और अब प्राइवेट जो मार्केट है उनको भी अलाउ किया गया है, वहां पर भी ये चल सकता है। प्रॉब्लम क्या थी माय डियर फ्रेंड्स, आपको जस्ट पहले समझना पड़ेगा एपीएमसी एक्ट में प्रॉब्लम क्या है और क्या थी, अभी भी है कई जगह। यहां पर अगर आपका किसान का एक खेत है, तो किसान के खेत में मान लीजिए हार्वेस्टिंग के बाद अगर मान लो 100 टन अगर क्या इसका अनाज हुआ, इसको बेचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि यहां से किसान को अपने खेत से जो पास में मंडी रहेगी राज्य की, उसको एपीएमसी बोलते हैं, वहां पर जाकर उसको पहले बेचना पड़ेगा। उससे पहले का अगर कोई मिडिल मैन आता है, कोई व्यक्ति आता है इसके पास डायरेक्टली खेत में खरीदने के लिए, तो नहीं खरीदेगा। तो ऐसे कुछ लॉज थे कि डायरेक्टली आप किसी को नहीं बेच सकते, पहले आपको एपीएमसी में बेचना ही पड़ेगा। साथ ही में पहले किसान को क्या करना पड़ता था, जो पास की मंडी है एपीएमसी उसमें बेचना पड़ता था। ऐसा नहीं कि किसान कोई दूसरी जाके किसी दूसरे जिले में डायरेक्टली बेच दे, पहले इसको इस मंडी का क्या करना पड़ता था, एक पर्चा लेना पड़ता था, उसके बाद ये बड़ी मंडी में जा सकता था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तो इसको अब डिरेगुलेट किया गया है, अब ऐसा नहीं होगा। यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस, पहले क्या होता था, अलग अलग एपीएमसी के लिए अलग अलग ट्रेडिंग लाइसेंस रहते थे, सब जो भी लोग व्यापारी रहते थे उसके कारण उनको अलग से फीस लगती थी, तो वो भी उस फीस का भार किस पे डालते थे, किसानों पर। लेकिन अब यूनिफाइड ट्रेडिंग पूरे राज्य के लिए एक ही लाइसेंस मिल जाएगा। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, इसमें क्या हो रहा है कि पहले अगर ये किसान है, ये किसान अगर एपीएमसी फर्स्ट में गया यहां पर, और उसके बाद कोई जिला जो दूसरी कोई मंडी है बड़ी, वहां पर जाता है, तो यहां पर इसके ऊपर क्या चार्ज हो गया, फीस चार्ज हो गया, अगेन यहां पर जाएगा तो अगेन फीस लगेगी। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने एक बार पर्ची यहां कटा ली, आपने फीस पे कर दी, तो अब आपको बार बार फी पे करने की जरूरत नहीं है।
आगे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस अब स्टार्ट किया गया है कि किसान डायरेक्टली जाकर किसी को भी यहाँ पर मंडी के अंदर डायरेक्टली जाके बेच देगा, किसी टाइप का कोई टैक्स, कोई मिडिल मैन नहीं आएगा। जैसे तमिलनाडु में यहाँ पर उज्वर जो संधि ये किया गया है। उसके बाद एपी एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैतु बाजार, पंजाब में अपनी मंडी, उड़ीसा में कृषक बाजार, ये सभी स्टार्ट किए गए हैं। BAZAAR, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो बाजार। एपीएमसी की प्रॉब्लम क्या बताएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एपीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्पेशली कोल्ड स्टोरेज नहीं होते, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एपीएमसी में कई बार माल सड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सभी प्रॉब्लम है। लो प्राइजेस मिलता है फार्मर्स को, इतना सस्ता बेचना पड़ता है यहाँ किसानों को कि किसानों को लॉस होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जनरली जो सोप रहती है वो किसकी रहती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से संबंधित लोगों की रहती है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बिहार का यहाँ क्या कहानी बताया गया है कि बिहार में एपीएमसी एक्ट को 2006 में हटा दिया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा, यहाँ कहा गया है कि बिहार का जो एपीएमसी था उसको 2006 में हटा दिया गया। इस एपीएमसी से पहले क्या होता था, एपीएमसी में जो फी आती थी, एपीएमसी के द्वारा जो लेवी इकट्ठी की जाती थी, उसका यूज एपीएमसी के आसपास सड़कें निर्माण में या इंफ्रा डेवलपमेंट में किया जाता था। लेकिन जब से एपीएमसी हटा है तब से ऐसी कोई फी वगैरह नहीं आती। साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था एपीएमसी का वो भी अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो हमने बात की थी वो बढ़ेगा, वो एग्रीकल्चर में उतना नहीं बढ़ा है। तो एक बार सोचने की बात है। एपीएमसी एक जो स्वामीनाथन आयोग है उसमें कहा गया कि लगभग 5 किलोमीटर की रेडियस में एक एपीएमसी मार्केट होना चाहिए, किसान की मंडी होनी चाहिए। 80% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल। अब यहाँ कहा गया है कि एपीएमसी को लेकर ही हम सब बातें नहीं कर सकते कि एपीएमसी मार्केट खराब है। हमारा लगभग 80% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल, मीन्स स्मॉल एंड मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जिन किसानों के पास, वो क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो नॉट सेल देयर प्रोड्यूस इन एपीएमसी, तो वो तो एपीएमसी में बेचते ही नहीं है। तो उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए तो आप डिमांड दो। अगर कोई छोटा फार्मर है, अगर दूध का उत्पादन कर रहा है तो उसके लिए डिमांड चाहिए। और मेन प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है एग्रीकल्चर में, डिमांड नहीं है। तो इस डिमांड को जनरेट करें। टॉपिक्स इन शॉर्ट, इसमें एडीएम जबलपुर केस हम कई बार देख चुके हैं कि एडीएम जबलपुर केस क्या था। तो ये हमने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, जिसमें इमरजेंसी से रिलेटेड था, 2-3 दिन पहले ही हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। केन्या एंड सोमालिया मैरीटाइम डिस्प्यूट के बारे में हम थोड़ी सी बात की थी। आने वाले टाइम में क्या होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका क्या होगा, यहाँ पर निर्णय आएगा तब हम देखेंगे। एंड साथ ही में यहाँ पर केन्या में क्या होगा, अब आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, उनके बारे में भी आने वाले टाइम में न्यूज जब आएगी तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं जो मेन हमारे लिए काम का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गवर्नमेंट ने क्या किया, 1.5 गुना। लेकिन देखेंगे कि क्या सही में एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बायस ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर। तो एमएसपी वो रेट होती है जिस पर गवर्नमेंट बाय करती है किसानों से उसके जो ग्रेन्स रहते हैं उनको, जो भी फार्म प्रोड्यूस रहता है उसको मिनिमम एक प्राइस रहता है, उस पर खरीदती है कौन, गवर्नमेंट। होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि अभी मान लीजिए खरीफ सीजन आने वाला है, मीन्स बारिश का सीजन, तो इसमें किसान अपनी फसल उगाएंगे। तो किसान फसल उगाने से पहले क्या करेगा, किसान के फसल उगाने से पहले ही अगर मान लीजिए यहाँ पर मेज है, तो मेज जो भी जितने भी क्रॉप्स रहेगी उनकी किसान पहले से बोल देगा कि मेज का 1 क्विंटल का हम इतना रुपए देंगे। तो 1 क्विंटल का इतना रुपए देंगे, तो किसान पहले ही सतर्क हो जाता है कि हाँ इस क्रॉप को बोने में मुझे फायदा है, क्योंकि किसान को अब टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि फिक्स हो जाएगा कि गवर्नमेंट अगर मार्केट में उससे कम प्राइस रहेगा तो गवर्नमेंट क्या खरीद लेगी, एमएसपी पर उस मेरी वस्तु को खरीद लेगी। तो इसलिए किसान टेंशन फ्री हो जाते हैं, ताकि वो अच्छे से जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने फर्टिलाइजर हैं, जितना उनका इनपुट है एग्रीकल्चर का, उसको बेटर यूटिलाइज कर सकें। एमएसपी की जो रिकमेंडेशन है वो देता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट मीन्स जो लागत एंड प्राइस मतलब मूल्य, लागत और मूल्य आयोग जो है, कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, उसके द्वारा इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाती है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप की आप एमएसपी कितनी रखोगे।
एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स ए फाइनल डिसीजन ऑन द लेवल ऑफ एमएसपी। और जो फाइनल डिसीजन लेता है कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए वो लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो प्रधानमंत्री साहब की अध्यक्षता में काम करता है। अगर एमएसपी की बात करें तो सीएसीपी जो है एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसकी स्थापना 1965 में होती। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसका याद रखना। यहां क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये जस्ट एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या है, एक सामान्य कार्यालय है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये याद रखना, एमएस स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में 2004 में एक कमीशन बनाया गया जिसे स्वामीनाथन आयोग भी कहते हैं या फिर राष्ट्रीय किसान आयोग भी से कहते हैं। इसने अपनी रिकमेंडेशन 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी। इसने कहा कि एमएसपी मस्ट 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसने कहा था कि जो एमएसपी है, अगर कोई किसान 100 रुपये खर्चा कर रहा है तो उसको 150 रुपये मिलना चाहिए, मीन्स 1.5%, 1.5 मीन्स 50% उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पड़ रही है उस पर मिलना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग 3 लेवल। जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है, जब भी कोई किसान खेती करता है तो 3 तरह की उसके पास क्या आती है, 3 तरह की उसकी कॉस्ट आती है, 3 तरह की कॉस्ट शामिल रहती है। एक उसे बोलते हैं A2 कॉस्ट, जिसमें सीड, जो A2 कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट जिसमें सीड आ गया, बीज आ गया, मैन्यूर मीन्स फर्टिलाइजर, केमिकल, लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और इरिगेशन कॉस्ट, ये सभी A2 कॉस्ट में आते हैं। A2 प्लस FL में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। अगर आप फैमिली में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा फैमिली लेबर के रूप में, तो उनकी भी कुछ कॉस्ट होगी। जब इनको जोड़कर हम कैलकुलेट कर रहे हैं A2 प्लस FL, इन दोनों को जोड़कर प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या निकाल रही है, एमएसपी। लेकिन स्वामीनाथन आयोग का कहना था कि आप C2 कॉस्ट यूज करो। C2 कॉस्ट में क्या होगा, A2 प्लस FL में अगर लैंड रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी टेकन फ्रॉम फॉर फार्मिंग आर एडेड। अगर किसान ने किसी दूसरे की जमीन पर काम कर रहा है तो कुछ जमीन का रेंट तो देना ही पड़ेगा। अगर किसान कहीं से पैसा ले रहा है जमीन के लिए तो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उन सभी को भी जब ऐड कर देंगे A2 प्लस FL में तो इसे कहेंगे C2। तो कभी भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट ने एमएसपी 1.5% कर दिया है, तो वहां आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि एमएस स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, C2 कॉस्ट पर आधारित 1.5 किया जाना चाहिए। अभी आपको पता लग गया होगा कि A2 FL पर आधारित गवर्नमेंट अभी एमएसपी निर्धारित करती है, लेकिन उसको C2 कॉस्ट में ले जाना चाहिए। अगेन जो एक न्यूज थी छोटी सी कि राजीव गांधी किसान न्याय जो स्टार्ट की थी छत्तीसगढ़ में, जहां 10,000 से 13,000 दिया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यहां पर क्या था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा चलाई जा रही है। 6,000 पर ईयर सभी देश के सभी 14 करोड़ जो किसान हैं, चाहे लैंड होल्डिंग उनका कुछ भी हो, मीन्स यहां लैंड सीलिंग हटा दी गई है। जब इसको 2019 में, जब इसे 2019 में लाया गया था, उस समय इसमें केवल 2 हेक्टेयर्स तक जो फार्मर्स थे उन्हीं को इंक्लूड किया गया था। लेकिन अभी जो 2 हेक्टेयर की जो लैंड सीलिंग थी, मीन्स जो प्रतिबंध था, उसको हटा दिया गया। अब किसी के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन भी है किसी किसान के पास, वो भी इसका फायदा उठा सकता है। टारगेट क्या है, जो किसान परिवार है उसको आय की सहायता देना। कि कई किसानों के पास जब वो खाद बीज वगैरह खरीदते हैं, सीड मैन्यूर खरीदते हैं एग्रीकल्चर इनपुट के रूप में, तो उनके पास पैसा नहीं रहता। एग्रीकल्चर इनपुट, उसमें फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा इसके द्वारा करना। किसानों की पहचान का उत्तरदायित्व किसान राज्य और यूनियन टेरिटरीज। किसानों की जो पहचान करेगा राज्य करेगा और यूनियन टेरिटरीज करेगा कि कौन से किसान इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए क्या है, एलिजिबल। तो ये याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, PM किसान पोर्टल बनाया गया है। यहां पर किसी राज्य का किसान डायरेक्टली जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है, मींस ऑथेंटिफिकेशन ले सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट लेट लतीफी कर रही है तो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मींस स्कीम्स 2 प्रकार की होती है, हमने पहले भी देखा था। एक सेंट्रल सेक्टर मींस केंद्रीय क्षेत्र
स्कीम। दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंड मिलता है कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जबकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पैसा देते हैं। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि पीएम किसान में एक एक्सक्लूजन कैटेगरी भी बनाई गई है। मींस इनका लाभ, जो पीएम किसान योजना है उसका लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा। उसमें जिसकी मासिक पेंशन, जिस परिवार में मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। कोई इनकम टैक्स पे करता है। संस्थागत भूमि धारक। संस्थागत भूमि धारक मीन्स जैसे कॉलेज की कोई जमीन है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी परिवार में संवैधानिक पद धारक हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनका भी इसको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ है। पेज नंबर 12 पर पहले एक बार द हिंदू पे आ चुका था। इसमें हमने देखा कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसमें प्रोविजन क्या था गवर्नमेंट के लिए कि कंट्रोल प्राइस राइज, जो भी कभी भाव बढ़ जाए उसे रोकने के लिए ऐसे प्रोविजंस थे। ये क्यों बनाया गया था? भाव रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन कमोडिटीज। मीन्स जो कमोडिटी है एग्रीकल्चर, उनके मूवमेंट को रोकना, मीन्स इंडिया से बाहर उनका मूवमेंट को रोकने के लिए ये सभी प्रावधान थे। क्या इसमें क्या किया गया था? बाय इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। यहां पर स्टॉक लिमिट फिक्स की हुई थी कि आप जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 टन से ज़्यादा आप चीनी का स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर कोई दूसरा करेगा ऐसा तो उसको जेल और फाइन दोनों भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इससे कि जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम हो रही थी, क्योंकि जब स्टोरेज का आपने लिमिट बना दिया तो कौन कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। साथ में प्रॉब्लम क्या था? एक्सपोर्ट इससे कम हो रहा था। इसका सोल्यूशन क्या किया गवर्नमेंट ने? हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसमें हम क्या करेंगे? अमेंडमेंट में संशोधन करेंगे और डीरेगुलेट करेंगे। मीन्स जो रेगुलेशन ये चल रहा था इसको हटाएंगे और अब इसको क्या है? विनियमित करेंगे। किसके लिए? सीरियल्स, पल्सेज, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पोटैटो एंड ओनियन, इन सभी को इससे बाहर करेंगे इस दायरे से। मीन्स अब यहां पर स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। इट मीन्स स्टॉक लिमिट जो है अब इंपोज नहीं होगी। अब आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो, बट स्टॉक लिमिट का जो केस है वो अपवाद है। कब लागू हो जाएगी? ओनली इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी एंड फेमाइन। अगर कभी आपदा आती है तो उस समय इसको लागू किया जाएगा। जो स्टॉक लिमिट है उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है? प्रोड्यूसर। अगर कोई प्रोड्यूसर है, किसान है, कोई मंडी में काम, जो किसान तो कर ही सकता है, किसान को तो यहाँ इंक्लूड ही नहीं है। किसान के ऊपर कोई तरह का स्टॉक लिमिट नहीं लगाया गया है। अगर वो कितना भी उत्पादन कर रहा है तो कितना भी स्टॉक कर सकता है। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ क्या है कि जो भी कोई व्यक्ति है किसान से कोई फसल खरीद रहा है और उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ये क्या है? प्रोसेसर। तो यहाँ क्या है? प्रसंस्करण करने वाला। कि अगर कोई टोमेटो ले रहा है, उसका चिप्स बना रहा है, तो प्रोसेसर कितनी भी टोमेटो की अपनी चिप्स का, पोटैटो की चिप्स का एंड टोमेटो का जो सॉस बनता है उसका क्या कर सकता है? भंडारण कर सकता है। तो यहाँ प्रोसेसर। वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट मीन्स कितनी भी वैल्यू चेन वाले जो बीच में होंगे। मीन्स अगर यहाँ वीट है, वीट तो किसान के पास था, वीट जैसे ही जाएगा तो यहाँ फ्लोर बनेगा, उसके बाद यहाँ ब्रेड बनेगी। तो यहाँ वीट के बाद से लेकर जो ब्रेड बन रही है इसके बीच में जितने भी प्रोसेसिंग के बीच में जितने भी वैल्यू चेन में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। साथ में एक्सपोर्टर भी इसमें शामिल है। मीन्स उनके ऊपर भी अब स्टॉक लिमिट नहीं लगेगी। पॉजिटिव एंड और रिजल्ट क्या रहेंगे इसके? पॉजिटिव क्या रहेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ताकि नए नए वेयर हाउस बनेंगे एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बढ़ेगा। जैसे जो प्रोसेसर है वो बढ़ेंगे, इसमें मिल, स्टोरेज और कोल्ड चेन, इन सभी को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हम एक देखते हैं टॉपिक। इसमें एक टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2018 लेकर आए थे। इसमें क्या होता है? मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है कि यहां पर क्या है? एक किसान है और यहां पर कोई कंपनी, किसान के बीच में पहले ही और कंपनी के बीच में पहले ही सौदा हो जाता कि जितना भी आपका प्रोड्यूस बनेगा वो हम लेंगे, आपके प्रोड्यूस को हम लेंगे, जितना भी प्रोड्यूस रहेगा कंपनी। और कंपनी बोलती कि इसमें बदले में एक फिक्स भाव जो पहले से तय हो जाता है उतना पैसा आपको पे कर देंगे हम। इससे फायदा क्या होगा कंपनी को कि सोच ही लीजिए कि जब कभी महंगा, अगर मार्केट में जब देख रहे हैं कि महंगा मिल रहा है उसको, बाद में हो सकता है फसल महंगी मिले तो उससे पहले उसको सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसने पहले ही एक पर्टिकुलर
जो प्राइस है उस पर पहले से ही सौदा कर लिया है। जबकि किसान को क्या फायदा होगा, हो सकता है कि बाद में क्रॉप हार्वेस्ट के बाद में उसको सस्ता बेचना पड़े, तो पहले से अगर कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेता है तो एक जो मिनिमम रेट है उसके फायदे की वो उसको मिल जाएगी। अब यहाँ क्या है, उत्पादक जो है, उत्पादक से पूर्व सहमति से मीन्स पहले से कंसेंट कर ली जाती है कि संपूर्ण मात्रा की खरीद, जो आपने टोटल जो ग्रेन प्रोड्यूस किया है उसको वो खरीद लेगा। यहां पर इंक्लूड किसको किया गया है, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे पशुधन जितना भी आपका डेयरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर साइंस है, सबको इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या होगा, जो विलेज लेवल है, गांव का स्तर, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप बनाया जाएगा ताकि जो निर्णय ले सके वो हम फास्ट निर्णय ले सके। अगर स्थानीय स्तर की बात करें, मीन्स जो हमारा लोकल लेवल है, वहां पर एक रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग कमेटी बनाएंगे ताकि ये पता करके रखे कि किस किस किसान का किस पर्टिकुलर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ताकि बाद में वो दोनों ब्रेक ना करे, उससे बाद में दोनों बदल ना जाएं, तो ये किया जाएगा। तो यहां पर याद रखना, एक फैसिलिटेशन ग्रुप बनाया जा रहा है, एक रिकॉर्डिंग कमेटी रजिस्ट्रेशन का। यहां पर और इस एक्ट में क्या कहा गया कि किसान की भूमि के स्वामित्व तो ट्रांसफर नहीं होगा कंपनी को, मीन्स जो किसान की भूमि पर उसका जो कब्जा है, मीन्स जो उसका खुद का उस पर ओनरशिप है, वो कंपनी को ट्रांसफर नहीं होगी। ये आरोप मीन्स ये रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। और किसान की जो पर्टिकुलर जो लैंड है उसके ऊपर कोई भी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा कंपनी के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एपीएमसी के दायरे से बाहर है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एपीएमसी के जितने भी रूल्स हैं वो यहां पर नहीं लगेंगे। मीन्स एपीएमसी के एक्ट के तहत ये कहा गया है कि पर्टिकुलर क्रॉप को पास की मंडी में बेचा जाना चाहिएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, किसान डायरेक्टली कंपनी को बेच सकता है। साथ ही में हमने अभी जस्ट देख लिया, अब तो ये पहले से ही हट गई है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि स्टॉक होल्डिंग की जो सीमा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत जो खरीदी हुई वस्तु है उस पर लागू नहीं होगी। लेकिन अब तो प्रेजेंट में 5 क्रॉप को इससे बाहर और निकाल दिया गया है। तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ बनाने वाला पहला स्टेट बन गया है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीदार और उत्पादक के मध्य भी हो सकता है, खरीदार खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी हो सकती है, और उत्पादक के मध्य उत्पादक कौन हो सकता है, किसान भी हो सकते हैं, और किसानों का संगठन भी हो सकता है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट राज्य का सूची का विषय है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समवर्ती सूची मीन्स कॉन्करेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लो स्टेट एंड सेंटर दोनों बना सकते हैं, जबकि एग्रीकल्चर पर लो कौन बना सकता है, ओनली एंड ओनली स्टेट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी पॉइंट्स थे जब हमने पढ़ा, जैसे स्टार्ट किया हमने एडिटोरियल, तो एडिटोरियल में यहाँ पर हमने किस आधार पर इसका डिस्कशन किया है कि पीएम किसान के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना था, एमएसपी के बारे में A2+FL की कई राज्यों की यहाँ पर कहना था कि जो डिसाइड किया जाता है एमएसपी वो गलत है, जो तरीका है वो हमने देखा दोनों को लेकर। यहाँ एपीएमसी एक्ट हमने पढ़ा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या चेंज किया गया इसको हमने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सभी रिफॉर्म्स थे जो पूरी तरह पेपर में नहीं लिखे हुए थे। तो आपका नोट्स बनाने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि हमको जब पता ही नहीं है कि इनमें क्या कहना चाह रहा है तो हमको हमेशा पता करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये नया टॉपिक था थोड़ा सा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड एपीएमसी एक्ट ये सभी पुराने, हम कई दिनों से इन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बार जब न्यूज हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना पेपर, तो बाद में हमारे लिए इजी हो जाता है। एडीएम जबलपुर अगेन देखो केस आया है पेज नंबर 7 पर, आप खुद जाकर देखना। एडीएम जबलपुर के बारे में हमने पहले कई बार डिस्कशन किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो निर्णय थे इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो इन सभी को लेकर हमने एमएसपी एंड किसान संपदा किसान सम्मान निधि योजना, यहां से क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में आ सकता है डायरेक्टली। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म में हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, लेकिन याद रखना मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये डिपेंड करता है कि राज्य इसको एक्सेप्ट करे या नहीं। अब हम एक लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का, ये है गन्ने की उचित एंड लाभप्रद कीमत एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, इसे बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित मींस अप्रूवल करता है। तो यहां देखना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, CACP कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस,
कृषि मंत्रालय का विपणन मीन्स मार्केटिंग एंड मॉनिटरिंग जो डायरेक्टरेट है कृषि मंत्रालय का वो, और कृषि विपणन समिति एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज। तो कौन सा इसमें आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कर बताओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।